उत्तर प्रदेश के 26 वरिष्ठ अफसर हैं जिनको जिलों में भेजा जा रहा है। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो कि केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनको समय रहते पूरा किया जाए, जिसको लेकर 26 ऐसे अफसर हैं जिसमें प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उसके अलावा निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक स्तर के अफसर पूरे प्रदेश भर के इन 26 अलग अलग जिलों में भेजे जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, बुंदेलखंड हो या फिर अवध के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में ये अधिकारी जाएंगे और वहां पर केंद्र की योजनाओं की प्रगति देखेंगे। साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और निरीक्षण के बाद ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ये देखेगी कि इन योजनाओं की प्रगति कितनी है। कोशिश एक ही है कि 2024 से पहले इन योजनाओं को पूरी किया जाए। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान किया जाए ताकि 2024 से पहले इन योजनाओं को पूरी किया जा सके। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश ने आईएएस से लेकर वरिष्ठ अफसरों को इस काम में लगा दिया है। अब देखना यह है कि कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो इन महत्वाकांक्षी जिलों में चल रही हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार 2024 से पहले केंद्र की इन योजनाओं को अमली जामा पहना पाती है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में एक बार फिर कर्मचारी उग्र हो चुके हैं, यानी कि साफ है कि कलम बंद करके हड़ताल करते नजर आ रहे हैं। ये कर्मचारी हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत उन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया जो कर्मचारी इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते थे। लगातार इसका विरोध करते हुए कर्मचारी इसका अलग अलग जगहों पे इसका जो है विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ की अगर बात करें तो कर्मचारियों का मांग है कि जिस तरीके से स्थानांतरण पॉलिसी की गई है उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बदलाव होने की आवश्यकता है। यानी साफ है कि कर्मचारियों का जो ये धरना है ये आने वाले 2 दिन तक लगातार चलता रहेगा, यानी कलम बंद करके कल और आज लगातार इसका प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी कर्मचारी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जिलेवार बैठकें कर रहे हैं, लगातार लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें अखिलेश यादव आज अयोध्या गए थे। अयोध्या में तमाम जो कार्यकर्ता थे जिनके घर में शोक समारोह था, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाके। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मिले, जनसंवाद किया और मीडिया से भी रूबरू हुए। तो उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष जो है वो अपनी अपनी जगह मजबूत है और हर हाल में बीजेपी से लड़ने को तैयार है और लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अब युवाओं को नया रोजगार देने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2252 नए पदों पर अब नौकरियां शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि इन भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें 50 क्षेत्रीय प्रबंधक व 6 विधि अधिकारियों की भी भर्ती की जाएंगी। हालांकि ये दोनों संविदा पर रहेंगी। इसके साथ ही 6 रीजन में 1600 से अधिक संविदा परिचालकों की भर्ती भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि समूह गाँव के लिए 547 जो अभ्यर्थी होंगे जो भर्ती की जाएगी उनका अधीनस्थ यूपी चयन अधीनस्थ के द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही साथ 2 चरणों में भर्ती की जाएगी। देखा जा रहा है कि जिससे कि परिवहन निगम लगातार अपने आप को उत्तर प्रदेश के अब आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं रोजगार दे रहा है। जहां जहां दूसरे स्टेट्स को जोड़ने की शुरुआत कर रहा है, जहां अधिक बसों को जोड़ा जा रहा है, बेड़ा बढ़ाया जा रहा है, उनके साथ अब वहां पे भर्ती भी निकाली जा रही है। माना जा रहा है कि बढ़ते कुनबे के साथ भर्ती को निकालने के साथ ही प्रदेश में परिवहन निगम रोजगार से एक बड़ा अवसर लेके आने वाला है। उत्तर प्रदेश के यूपी एटीएस ने हाल ही में 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद उनके नाम सामने आए हैं। सद्दाम और रिजवान की अगर हम बात करें तो यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद से इनके पास मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान बरामद किया था। जब मोबाइल फ़ोन की तहकीकात की गई, पड़ताल की गई तो तमाम जो साक्ष्य हैं वो यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐसी सामग्री बरामद हुई है जो चौंकाने वाली है। आतंकी सद्दाम की अगर हम बात करें तो आतंकी सद्दाम गजवातुल हिंद और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरित था। उनसे संबंधित पोस्टर और कुछ पोस्ट भी सद्दाम के मोबाइल फ़ोन से एटीएस के हाथ लगी हैं। लगातार पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं। वहीं अगर हम रिजवान की बात करें जो कि कश्मीर का रहने वाला 12 सालों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहकर लोगों को अपने संगठन से जोड़ने के प्रयास में जुटा हुआ था। वहीं अगर हम सद्दाम की बात करें तो सद्दाम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जिनको बम बनाने में माहिर हो या जिनको बम बनाने की जानकारी हो। तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता था। अलकायदा और गजवातुल हिंद से जुड़े हुए आतंकियों की फ़ोटो भी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की थी। अब इसकी जानकारी जब यूपी एटीएस को लगी है तो यूपी एटीएस अब गहनता के साथ पड़ताल में जुटी है। अब देखना होगा यूपी एटीएस जब इन दोनों की रिमांड अर्जी लेती है तो रिमांड के बाद ये दोनों संदिग्ध आतंकी क्या कुछ अहम तथ्य और क्या कुछ अहम जानकारियां यूपी एटीएस से साझा करते हैं।
फिलहाल देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में इनके संगठन से जुड़ने के लिए कुछ और मुस्लिम समुदाय के बहके हुआ युवा जुड़ चुके थे या फिर इन्होंने संगठन को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए और क्या क्या उपाय किए थे। प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई के तहत जो यूपीपीएससी के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उसमें से 100 विशेषज्ञों को हटा दिया गया, क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था कि विशेषज्ञ जो प्रश्न पत्र तैयार करते थे उसमें खामियां रहती थी, गलत प्रश्न तैयार होते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं आयोग है उसकी छवि धूमिल हो रही थी, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। अमूमन देखने को मिलता था कि विशेषज्ञों की गलती के चलते कहीं ना कहीं जो है प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस होते थे वो गलत हो जाते थे। उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला जाता था। कोर्ट में मामला काफी लंबे समय तक लटका रहता था, जिससे कहीं ना कहीं जो भर्तियां समय से पूरे करने का सपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है वो पूरा नहीं हो पाता था। इसके चलते अब कहीं ना कहीं 100 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नए विशेषज्ञ अब भर्ती किए जाएंगे जिनकी समय समय पर गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। निश्चित तौर पर क्योंकि विशेषज्ञ अगर बेहतर काम करेंगे तो समय रहते जो है परीक्षाएं होंगी, समय रहते ही उनका रिजल्ट आ पाएगा। झांसी के प्रसिद्ध मंदिर पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह। बयान में उन्होंने कहा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो पूरे तरीके से गलत हैं और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर है और आने वाले समय में यह पता चलेगा कि उनके ऊपर लगे आरोप पूरे तरीके से निराधार है। बृजभूषण सिंह आज झांसी के प्रसिद्ध सखी मंदिर हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बयान दिए। वहीं उन्होंने कहा है कि पहलवानों के द्वारा लगाए जा रहे पूरे आरोप पूरे तरीके से निराधार है और आने वाले समय में पता चलेगा कि आरोप कितने सही और कितने गलत हैं। झांसी के बाराबंकी में एम्बुलेंस प्रकरण के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल हुआ शुरू। 11 जुलाई को वादी मुकदमा को न्यायालय ने किया तलब। आपको बताते चले, पंजाब के रोपड़ जेल में जिस एम्बुलेंस का बाहुबली मुख्तार अंसारी प्रयोग कर रहा था वह बाराबंकी के आरटीओ से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद एम्बुलेंस सुर्खियों में आने के बाद तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं जांच करते हुए पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत उनके 12 गुर्गों पर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायालय में आरोप तय होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। वहीं आज ट्रायल का पहला दिन था, जिसके बाद अदालत ने 11 जुलाई को तारीख नियत की है, जिसमें वादी मुकदमा को एमपी एमएलए सीजीएम कोर्ट नंबर 19 ने तलब किया है। रामपुर में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बादल ने आज अंबेडकर पार्क के निकट पौधारोपण करने के बाद जिले को संदेश दिया है कि हमारे जीवन में वृक्ष का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष को लगाएं, पर्यावरण के संतुलन को बनाने के लिए पौधारोपण करना पड़ेगा और पौधारोपण करने के बाद संतुलन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त गर्मी का बुरा हाल है और बेतहाशा गर्मी ने आम आदमी को पसीने पसीने कर दिया है। यही वजह है, पर्यावरण का संतुलन खराब होने की वजह से गर्मी का सितम बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बादल ने जिस तरह से शानदार पहल करने के बाद संदेश दिया है लोगों को कि वो पेड़ लगाएं, पौधारोपण करें और पौधारोपण करने के साथ ही वो अपने जीवन में इसको आत्मसात करें कि वो कहीं पर भी वृक्ष लगाकर एक मिसाल कायम करें। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बादल ने जिस तरह से आज पौधारोपण करने के बाद रामपुर जिले को संदेश दिया है और उन्होंने शानदार शहर बनाने का संकल्प दोहराया है, इसको देखते हुए लगता है कि रामपुर बहुत जल्दी ग्रीन बेल्ट के नाम से खबर का हुआ बड़ा असर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर के सरकारी अस्पताल में और आपको आज उस खबर का असर बताना चलता हूं। बिजनौर में 2 महीने से स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही थी, जिससे वो बहुत परेशान थे। उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से अपील की और लगातार उन्होंने खबर चलाने का अपील करने के बाद न्यूज़ वन इंडिया ने खबर चलाई और उसका आज इतना बड़ा असर हुआ। 2 महीने की सैलरी सरकार द्वारा उनके अकाउंट में डाल दी गई। लगातार स्वास्थ्यकर्मी लगातार फ़ोन कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि न्यूज़ वन इंडिया ने हमारी खबर चलाई और हमें सैलरी मिल गई। लगातार न्यूज़ वन इंडिया अधिकांश हर विभाग हर महकमे की खबर चलाता है और इंसाफ दिलाता है, कहीं ना कहीं गरीबों को इंसाफ दिलाता है और असर दिखाता है। आज फिर
न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर बिजनौर में देखने को मिला और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सैलरी जैसे ही आई उनके चेहरे मुस्कुरा गए और लगातार वो फोन कर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख प्रयास कर रहे हों और लाख निर्देशित कर रहे हों अधिकारियों को कि भू माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई करें, लेकिन रायबरेली की अगर बात की जाए तो वो उससे परे ज़रूर नज़र आती है। ताज़ा मामला रायबरेली के महाराजगंज तहसील के मनहरा का है, जहां पर एक महिला तकरीबन 20 दिन से थाने व जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल आज वो फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी और उसने गाँव के ही कुछ दबंगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी भूमधरी जमीन पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। लगातार थाने पर जाने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देशित आदेश जो हैं वो महाराजगंज और सीओ महाराजगंज को जरूर दिए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पर उनके जो मताहत हैं, जो अधिकारी हैं, वो कितना गंभीर होते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। हमराज कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाई गई थी, जिसमें इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, हाजी वसीम राइडर का नाम सामने आया था। इसको फर्जी तरीके से कंपनी को बनाया गया था, फर्जी तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया गया था। इस पूरे मामले में जो नसीम सोलंकी का नाम सामने आया तो ये कहा जा रहा है कि नसीम सोलंकी 2018 में ही वहाँ से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन इस पूरे मामले में जो वसीम राइडर जो बिल्डर जो इस कंपनी में 52.5% का पार्टनर था, उसने साफ तौर पे बताया कि उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसने इन सभी मामले में खुलासा किया था कि आखिर नसीम सोलंकी में इसमें 2022 तक डायरेक्टर थी। उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर व ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से गुहार लगाई कि उनकी जान को खतरा है। बाहर जो उनके चाचा मिराज सोलंकी व उनके गुर्गे जो बाहर टहल रहे हैं, उससे उनकी जान को खतरा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने पूरे मामले की जाँच करा करके कार्रवाई की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि उनको सुरक्षा की जो मांग की जा रही है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। आपको बताते थे कि 3 जून को जो दंगा हो तो उसमें हाजी वसी का नाम सामने था। इसके साथ ही जाजमऊ में जिस प्लाट में कब्जा करने और आग देने का मामला था, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का नाम सामने आया था। जब जांच पड़ताल की तो कई लोगों के नाम सामने था। उन सब का खुलासा वसीम राइडर जो बिल्डर उसने किया था, जिसके बाद से लगातार उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है और उसने ज्वाइंट कमिश्नर से न्याय की गुहार और अपनी जान में सुरक्षा की। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने प्राथमिक विद्यालय टड़ियावा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उन्होंने साफ सफाई से लेकर रसोई व्यवस्था हो चाहे पेयजल व्यवस्था हो, उसको बारीकी से देखा। साथ ही शिक्षकों से भी संवाद किया। पढ़ाई व्यवस्था को लेकर शिक्षकों से जानकारी ली। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से उन्होंने सवाल किए, जिस पे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने डीएम के सवालों का तड़ाक से जवाब दिया, जिस पर डीएम मंगला प्रसाद सिंह प्रसन्न दिखाई दिए। साथ ही शिक्षकों को निर्देश दिया है साफ सफाई से लेकर चाहे वो खाने की व्यवस्था हो या फिर बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था हो, जिस पर खासकर ध्यान रखें। ऐसे में डीएम के निर्देश के बाद स्कूल प्रशासन चुस्त दिखाई दिया। जब बात करते हैं सुल्तानपुर के, जहाँ पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आए दिन गोलियां बरसा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन बैठा हुआ है। दरअसल बात करौंदी कला की है, जहाँ पर देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने 2 बुजुर्गों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फायरिंग कर दी तो मौके से फरार हो गए। इसके साथ स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से दोनों को सिस्सी पहुँचाया गया, जहाँ पर सिस्सी डॉक्टरों ने उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर पहुँचा दिया। वहीं पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उनको गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। साथ जब इस मौके पर ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने मौके पहुँच करके छानबीन शुरू की, तो वही पता चला कि ये दोनों व्यक्ति रात को खेत में पानी देने के लिए गए थे। किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई, लेकिन सूत्रों का मानना है कि किस तरह से ये फेसबुक पे या किसी और चैट पे इनके में हुई थी, कहा सुनी हुई थी, उसको लेकर के ये विवाद उपजा हुआ था। तो वहीं जब कुछ दिसंबर में मौके पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पड़ताल शुरू की और साथ ही साथ आईजी मंडल प्रवीण कुमारी पहुँचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया। उन्होंने बताया जिस तरह से घटना कारित की गई है, ये गंभीर घटना है और इसकी हम सघनता से तलाश कर रहे हैं बदमाशों की, और जल्द से जल्द इन बदमाशों को ढूंढ लिया जाएगा और उनके विरुद्ध जो भी कड़ी कार्रवाई होगी। गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का चीतनाथ का बताया जा रहा है, जो गंगा जी में नहाते समय वापस घर लौट रहे थे। 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल है।
जिला अस्पताल उनको लाया गया और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत पोल में भयंकर आग लग गई और वहीं इसकी सूचना लोगों ने विद्युत विभाग को दिया, जहां पर मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दिया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घंटों आवागमन बाधित रहा। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है और आग पर काबू पा लिया गया है। धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही है। हालांकि इसका वीडियो भी बन के कई जगह पे वायरल हो रहा है। ताज़ा मामला कुशीनगर जनपद के बरवापट्टी थाना का आया है, जहां पर बीती रात एक स्कॉर्पियो गाड़ी से लगभग दर्जनों पेटी अवैध शराब की खेप कहीं जाने के लिए तैयार था, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने उसे रोककर पुलिस को फोन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थाने से 600 मीटर दूरी होने के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 1 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंचती है, तो कहीं न कहीं इसको लेके पुलिस की भी संलिप्तता सामने आ रही है। हालांकि ग्रामीणों ने थाने में तैनात एक अंगद नाम के सिपाही के ऊपर भी आरोप लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अंगद नाम के सिपाही के खिलाफ न जांच कर रही है और न ही अब तक कोई कार्रवाई की है। बताया यह जा रहा है कि पुलिस के द्वारा एक स्कॉर्पियो के अलावा 21 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है और बरामद शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर जनपद का निवासी बताया जा रहा है। गाड़ी और शराब की कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की सिटी कोतवाली पुलिस की उपद्रव करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हापुड़ पुलिस ने करीब 10 नामजद व 40 अज्ञात लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें करीब 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं 4 लोगों के पुलिस ने एक पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। हापुड़ एसपी दीपक भूकर का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल में माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 2 दिन पूर्व हापुड़ में जो है एक 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें घर में घुसकर एक पक्ष ने महिलाओं व लोगों के साथ मारपीट की थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। थाना खंदौली क्षेत्र में बहन को भाई ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बहन की 3 साल पहले मथुरा में शादी हुई थी। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद ससुराल में किसी बात को लेकर अनबन हुई और काफ़ी लंबे समय से मायके में रह रही थी। जानकारी के अनुसार यह सामने आया है कि मृतक बहन का किसी गांव के किसी पड़ोस के व्यक्ति से संबंध चल रहा था, जिसके चलते भाई को अनप हुई और भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बीती रात एक एक्सयूवी कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिस पर 9 लोग सवार थे। जहां मौके पर ही इतनी भयावह टक्कर थी, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची खीरागढ़ पुलिस, जहां एसओ राजीव कुमार ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को उपचार के लिए आगरा रेफर करा, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और घायलों का एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा इलाज चल रहा है। एक्सयूवी ड्राइवर जो मौके से फरार हो गया है, जिसके लिए कई जगह दबिशें दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बागपत के अंदर 2 दिन पूर्व हुई युवक की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी कार्यालय पर इकट्ठा होकर बागपत एसपी ऑफिस पहुंचे। वहीं पर बागपत एसपी अर्पित विजयवर्गीय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अंदर उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। 2 दिन पूर्व हुई खेगड़ा कोतवाली क्षेत्र रतौल गांव के अंदर युवक की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को आज आक्रोश देखने को मिला है। वहीं पर पीड़ित परिवार ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पुलिसकर्मी पर आरोप लगा था, उन्हें लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज बागपत एसपी ऑफिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच की बात कही।